यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जितने भी बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो सब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लें और आज हम करने वाले हैं दिवस 2। ये क्लास नंबर 32 है, हिंदी सप्ताह 6 का दिवस 2 आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए आते हैं मेरे अभ्यास कार्य की तरफ। बेटा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से आपकी जो भाषा भारती की पुस्तक है उसके भी पाठ शुरू हो चुके हैं। तो दिवस 2 में आप प्रार्थना पाठ के बारे में जानोगे। ये जो आपकी भाषा भारती की पुस्तक है उसका पाठ 1 रहेगा ये, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में इस चित्र पर चर्चा हुई थी, तो अब आप मुझे बताइए प्रार्थना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। बताओ जरा, सोच करके बताओ कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं, इससे क्या लाभ होते हैं। तो बेटा, प्रार्थना से क्या होता है, एक तो मन हमारा शांत होता है, मन को शांति मिलती है। क्या होता है बेटा? मन को शांति मिलती है। और क्या होता है बेटा? सद्भावना मिलती है बेटा, सद्भावना मिलती है, अच्छे विचार आते हैं बेटा प्रार्थना से। अगला क्या हो सकता है बेटा? अनुशासन सीखते हैं इससे। क्या सीखते हैं हम? अनुशासन। एक लाइन बनाते हैं बेटा, है ना, एक लाइन में सभी खड़े होते हैं, एक साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं, अनुशासन। ठीक है बेटा। हाँ, ध्यान ध्यान लगाना सीखते हैं हम प्रार्थना से। हमारा मन एकाग्र हो जाता है, एकाग्र एकाग्र, जिससे क्या पढ़ाई में अच्छा मन लगता है। ठीक है बेटा। तो ये सब चीज़ें हमारे प्रार्थना से मिलती हैं। बच्चे देश पर बलिदान होना चाहते हैं, इस बात से उनके मन की कौन सी भावना प्रकट होती है? बेटा, बच्चे देश पर बलिदान होना चाहते हैं, इससे उनकी भावना है बेटा देश प्रेम की भावना। कौन सी भावना प्रकट हो रही है? देश प्रेम की। इस वाक्य से उनकी देश प्रेम की भावना का हमें पता चलता है। देश पर बलिदान होने की भावना का पता चलता है बेटा, है ना। अपने देश पर सब कुछ न्योछावर करने की भावना का पता चलता है। उनकी देशभक्ति का पता चलता है। किसका पता चलता है? देशभक्ति का, कि वे देश से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला है बेटा प्रार्थना करते समय। ये देखिए जरा, प्रार्थना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बेटा, एक तो हमें आवाज़ नहीं करनी चाहिए, बेफिजूल की आवाज़ नहीं करना चाहिए, और दूसरी ध्यान लगा करके प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। और अनुशासन के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? अनुशासन। जिस तरीके के निर्देश आपको प्रार्थना में दिए जाते हैं उनके साथ हमें अनुशासन के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? तो हमें झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झगड़ों से दूर रहना चाहिए, झगड़ों से। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक पठन बोध है आप सभी के लिए, ये आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। हे ईश्वर, ईश्वर माने भगवान, मैं भारत में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझूं। ये जो प्रार्थना पाठ आपकी भाषा भारती में है उसी का अनुवाद है। मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए, प्रार्थना में भगवान से शक्ति मांगी जा रही है कि मुझे ऐसी ताकत दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर सकूं। ताकत क्यों मांगी जा रही है? महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए। मैं भारत के पानी, हवा, भोजन, मिट्टी में पल रहा हूँ। क्या कहा गया है? मैं भारत के हवा का सेवन करता हूँ, भारत में भोजन का सेवन करता हूँ, और भारत की मिट्टी में पल रहा हूँ। आपकी कृपा है कि मेरी मातृभूमि भारत है। ये सब आपकी भलाई है, आपकी कृपा है, जिसकी वजह से मैं भारत भूमि में रहता हूँ। चलिए इसके बाद प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखित भाषा। प्रश्न क्रमांक 1,
दिए गए शब्दों में कार शब्द जोड़कर, शब्द कौन सा जोड़ना है बेटा? कार। इसको अच्छे से देखिए, कार। नए शब्द बनाइए। एक उदाहरण उन्होंने दिया है, देखो ये कार शब्द है, इससे पहले क्या लगा दिया? उप। तो अब शब्द क्या बन गया? उपकार। ऐसे ही कुछ शब्द दिए बेटा, अप, अ, प। अब अप में आप कार शब्द जोड़ दो, क्या बन जाएगा? अपकार। तो हमने लिख दिया अपकार। सा लिखा, सा। इस सा शब्द में आप कार जोड़ दीजिए, साकार हो गया। ऐसे ही आ, ये शब्द लिखा है आ, इसमें भी कार जोड़ दो, कार, ये शब्द जोड़ दो, क्या बन गया? आकार। निरा, ये शब्द लिखा है वो निरा, निरा, इसमें भी कार जोड़ दो तो बन जाएगा निराकार। तो हर शब्द के अंत में आपको कार 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 जोड़ना है, ठीक है बेटा। और आपको नया शब्द बना देना है। जो आप हर शब्द के अंत में कार जोड़ रहे हो, देखो ये लिखा कार, सा के अंत में कार जोड़िए साकार, आ के अंत में जोड़ा तो आकार, और निरा के अंत में जोड़ा तो निराकार। अंत में जो शब्द कार आप जोड़ रहे हो, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यय। मान लो कोई शब्द है या वर्ण है, उसके पीछे हम कुछ शब्द जोड़ रहे हैं, तो जो उस शब्द को, जिस शब्द को हम जोड़ रहे हैं पीछे, उसको कहेंगे प्रत्यय। याद रहेगा, क्या कहेंगे? प्रत्यय। किसी शब्द के पीछे कोई नया शब्द जोड़ करके हम एक नया शब्द बना दें तो उस शब्द को कहते हैं प्रत्यय। याद रहेगा। जैसे अप, मेरे पास ये शब्द है अप, तो ये शब्द हो गया आपका। अब इस शब्द के पीछे नया शब्द मैंने क्या जोड़ दिया? कार। अब क्या बन गया बेटा? अपकार। तो ये जो कार है इसी को हम कहेंगे प्रत्यय। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी को हम कहेंगे प्रत्यय। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना पाठ के चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये प्रार्थना पाठ है बेटा। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ बच्चे हैं, स्कूल है, पेड़ पौधे हैं, है ना, बच्चों के कंधे पे बैग लटका हुआ है, थैला लटका हुआ है। तो आपको लिख दो बेटा, बच्चे, स्कूल, पेड़ पौधे, घास, ये सब आपको चित्र में दिख रहा है। अगला प्रश्न बेटा, कविता में बापू किसे कहा गया है ना। तो कविता जब आप पढ़ोगे अपनी भाषा भारती की पुस्तक में, तो वहाँ पर बापू बेटा महात्मा गांधी को कहा गया है। तो आप लिखोगे बेटा कविता में, ये शब्द मैं लिख देता हूँ, ये जो दिख नहीं रहा आपको, इसको लिखा गया बेटा कविता। अच्छे से लिखना बेटा, कविता में। ठीक है बेटा। तो कविता में महात्मा गांधी जी को बापू कहा गया है, और लास्ट में पूर्ण विराम लगा दो। ठीक बेटा, स्पष्ट स्पष्ट उत्तर लिखेंगे सभी प्रश्नों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता की वे दो पंक्तियां लिखिए जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो कविता की दो पंक्तियां बेटा आपको लिख देनी है यहाँ पर। मैं भारत के हवा पानी भोजन मिट्टी में पल रहा हूँ। एक तो ये लाइन हमें अच्छी लगती है, तो ये लिख दीजिए। दूसरी लाइन, आपकी कृपा है कि मेरी मातृभूमि भारत है। तो ये बेटा आपकी कविता के कुछ अंश हैं, ये रहे। तो यहीं से कोई भी दो लाइनें आपको लिख देनी है अनुलेख में। पिछले दिवस में भी हमने ऐसा किया था, तो यहाँ भी आप कोई सी भी दो लाइन, एक तो लाइन तो ये लिख दी हमने, कोई सी भी दो लाइन जो आपको अच्छी लग रही हैं वो आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलान करिए। बेटा जल, जल को हम क्या कहते हैं? जल को हम पानी भी कहते हैं, तो पानी से इसकी जोड़ी मिला दीजिए। पवन, पवन किस चीज़ को कहते हैं बेटा? पवन कहते हैं हम हवा को, तो इसकी जोड़ी हवा से मिला दीजिए। अन्न, अन्न किसको कहते हैं? अन्न कहते हैं हम अनाज को, तो इसकी जोड़ी अनाज से मिला दीजिए।
माटी, माटी का मतलब होता है बेटा मिट्टी, तो माटी की जोड़ी आप मिट्टी से मिला दीजिए। ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 में क्या करना है आपको, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो बेटा, वाक्यों में प्रयोग करना मतलब उस शब्द के बारे में कुछ बात आपको लिखनी है, सरल भाषा में उस शब्द के बारे में कोई भी बात आपको बतानी है। जैसे मान लो आपसे बकरी के ऊपर कोई वाक्य बनाया जाए, तो बकरी के बारे में कोई भी बात लिख दो कि मेरे घर में 2 बकरी हैं, बकरी क्या खाती है, पत्तियां खाती है, ऐसे लिख दो, बकरी पत्तियां खाती है। बस जिस शब्द का आप प्रयोग कर रहे हो वो शब्द उस वाक्य में आना चाहिए। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं आपको, सपना, तो मैंने रात एक सपना देखा, देखो सपना शब्द आ गया मेरे वाक्य में। इसी तरीके से मातृभूमि पे आप वाक्य बनाइए, तो मेरी मातृभूमि भारत है, देखो मातृभूमि आ गया। इस तरीके से आप किसी भी शब्द का वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि, देखो समान ध्वनि बहुत बढ़िया है बेटा, इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हम तुकांत भी कहते हैं, तुकांत शब्द लिखिए, समान ध्वनि बेटा, है ना। तो समान ध्वनि जब बनेगी बेटा जब मात्राएं समान होंगी। जैसे मैंने कहा बेटा भालू, भालू, तो अंत में कौन सा अक्षर बेटा, ल, ल पे कौन सी मात्रा, ऊ की मात्रा, ओ से पहले आ की मात्रा लगी हुई है। अब ऐसा ही शब्द बताओ जिसके अंत में लू आए, लू, तो कालू, ये इसका क्या हो गया, समान ध्वनि वाला शब्द हो गया। देखो भालू में भी लू आ रहा है लास्ट में और कालू में भी लू आ रहा है, तो कालू, इसमें भी आ की मात्रा लगी है शुरू में, इसमें भी आ की मात्रा है, तो भालू और कालू दोनों कैसे शब्द हो गए, समान ध्वनि के। एक और बताता हूँ, आलू, देखो आ लू, इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है, लू, तो ये भी समान ध्वनि के हो गए। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों आपस में क्या हैं, समान ध्वनि वाले शब्द हैं। तो आप कैसे बनाओगे बेटा समान ध्वनि के शब्द, बस लास्ट में क्या देखेंगे हम, मात्रा और अक्षर वही देखेंगे। जैसे कहता, तो लास्ट वाला अक्षर क्या है बेटा, अंतिम अक्षर ता, तो हमने बना दिया बहता। सहता, लास्ट में दोनों में ताता आ रहा है, बहता, सहता, कहता, ठीक है। अगला बेटा अपना, लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, ना, तो सपना, देखो इसमें भी ना आ रहा है, जपना, रटना, कोई भी चीज़ रटते हैं हम, याद करते हैं, रटते हैं, रटना। बल, लास्ट में ल आ रहा है, तो जल, पल, थल। इस तरीके से आप राइमिंग, अंग्रेजी में इनको कहेंगे राइमिंग वर्ड्स और हिंदी में कहते हैं समान ध्वनि वाले शब्द। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धारा प्रवाह पठन है, तो मेरे साथ पढ़िए। हाथी एक अकेला आता, क्या लिखा है, हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता। एक अकेला हाथी आता है और जामुन की डाली को तोड़ करके गिरा देता है। हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता, जो था बंदरों का सरदार। एक बंदरों का सरदार था, बंदरों का मुखिया था। जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। उसने, बंदरों के सरदार ने मन में एक विचार किया। ठीक, चलिए तो प्रश्न क्रमांक 1 है बेटा आपका, बंदरों के सरदार ने मन में क्या विचार किया होगा। तो क्या विचार किया होगा, उसने सोचा होगा किसी तरीके से इस हाथी को सबक सिखाया जाए, हाथी को जामुन की डाली तोड़ने से कैसे रोका जाए। भाई हाथी आता था, क्या करता था, जिस डाली पर बंदर बैठे हैं, जिस पेड़ पर बैठे हैं, उसकी वो डाली को तोड़ देता था। तो बंदरों के सरदार ने क्या सोचा होगा, किसी भी तरीके से इस हाथी को रोका जाए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, जामुन की डाली को कौन तोड़ देता था, बताओ जरा। अगर आपने ऊपर की कविता पढ़ी है
तो जामुन की डाली को कौन तोड़ता था? हाथी। हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता। तो कौन था बेटा वो? हाथी था। ठीक है ना। जामुन की डाली को कौन तोड़ता था? हाथी। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। फल आप जानते हो बेटा, आम, पपीता, अंगूर, अनार, सेब, मौसमी, जाम, है ना, अमरूद जिसको आप कहते हो। तो 5 फल वाले पेड़ों के नाम आपको बताने हैं। चलिए लिखते हैं। आम का फल लगता है तो आम का पेड़ हो गया एक तो, ठीक है। दूसरा बेटा अमरूद आप खाते हो, अमरूद फल होता है तो अमरूद का पेड़ हो गया नंबर 2। केले आप खाते हो तो केले का पेड़ हो गया नंबर 3। अनार आप खाते हो, अनार भी फल होता है तो अनार का पेड़ हो गया। आप सेब भी खाते हो बेटा, सेब का पेड़ हो गया, ठीक है। पपीते का पेड़ ये भी लिख सकते हो, ठीक, पपीते का भी पेड़ होता है 6 नंबर पे। और बताओ कोई फल छूटा हो तो? हाँ, जामुन का पेड़, जामुन इसके ऊपर ही आता ना, जामुन का पेड़, जामुन का पेड़। तो कोई से भी 5 पेड़ों के नाम आप लिख सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर 7 लिखा दिए हैं। इसके अलावा किसी और भी फल, है ना, फलदार वृक्ष का नाम को आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हिरण का बच्चा एक छोटी सी कहानी है, प्यारी अच्छी कहानी है। जंगल में एक हिरण और उसका बच्चा रहता था। कौन रहते थे बेटा? हिरण और उसका बच्चा, ठीक है। एक दिन हिरण और खरगोश के बच्चे के बीच दौड़ हुई। किसके बीच? हिरण के बच्चे और खरगोश के बच्चे के बीच। दौड़ में हिरण का बच्चा पत्थर से टकराकर गिर गया और वह रोने लगा। भालू ने उसे गोद में उठा लिया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। गिलहरी ने नाच दिखाया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। फिर हिरण की माँ आई। उन्होंने अपने बच्चे से प्यार से कहा, चलो हम पत्थर की पिटाई करते हैं। पहले तो बेटा भालू आया, उसने उस हिरण के बच्चे को गोद में उठाया तो भी वो हिरण का बच्चा चुप नहीं हुआ। फिर गिलहरी आई, उसने नाच दिखाया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। फिर हिरण की माँ आई बेटा, उन्होंने अपने बच्चे से प्यार से कहा, चलो हम उस पत्थर की पिटाई करते हैं जिसने तुम्हें गिरा दिया था। तब बच्चा बोला, नहीं, वह भी रोने लगेगा। तो हिरण का बच्चा क्या कहता है? भाई मुझे पत्थर से ठोकर लगी तो मैं रोने लगा, अगर अब तुम उस पत्थर की पिटाई करोगे तो वो भी रोने लगेगा। सभी हंसने लगे और हिरण का बच्चा भी हंसने लगा। तो उस हिरण के बच्चे की बात को सुन करके वो सब लोग वहाँ पर जो थे, भालू, हिरण, गिलहरी, वो सब हंसने लगे। एक प्रश्न और भी है बेटा आपके लिए इसमें, क्या पत्थर सच में रो देता? अब आपको बताना है, अगर हिरण उस पत्थर की पिटाई करता तो क्या पत्थर वास्तव में रोने लगता? अगर नहीं तो क्यों? तो बेटा आप जानते हो कि पत्थर क्या है, पत्थर को आप पीटोगे तो पत्थर नहीं रोएगा। और इस क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि बेटा पत्थर सच में नहीं रोता, क्योंकि पत्थर निर्जीव होते हैं। बेटा 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक तो सजीव, एक निर्जीव। अब निर्जीव चीज़ें वैसे किताब है, आपकी टेबल है, कुर्सी है, मेज है, तो इनमें क्या जान नहीं होती है ना। तो इनको आप पीटोगे तो इनको कोई भी दर्द नहीं होगा, न रोएंगी, न हंसेंगी, न बोलेंगी, है ना। तो निर्जीव वस्तुओं को पीटने पर उनसे रोने की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बेटा ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे क्या होगा बेटा, आपको हमारे सारे के सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर दिखने लगेंगे। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।